ये लगभग मई जून की बात होगी। इस समय गर्मियां बहुत होती हैं। उस समय इलेक्ट्रिसिटी शटडाउन बहुत होते थे। लाइन कट होने के समय हम या तो ठंडी हवा के लिए पीछे बालकनी में बैठते थे या गलियारे के सामने के दरवाजे के बाहर बैठते थे। अचानक हमने ग्राउंड फ्लोर से किसी की जोर जोर से चीखने की आवाज सुनी। दोस्तों, आज की स्टोरी रियल हॉरर स्टोरी है और ये स्टोरी लास्ट तक आपको जरूर सुनना है क्योंकि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और सच्ची डरावनी कहानी है। ये संभवतः वर्ष 1994 से 95 में हुआ था। उस समय मैं चेन्नई के अवधि भारत के प्रतिष्ठित R&D केंद्रों में से एक में एक अनुसंधान अधिकारी के रूप में काम कर रहा था। हमें कुछ साल पहले ही एक नई बिल्डिंग में रहने के लिए रूम मिला था। यहाँ हमारे ऑफिस के बहुत से लोगों का अपार्टमेंट था। इस बिल्डिंग में 3 फ्लोर थी। प्रत्येक फ्लोर में 8 अपार्टमेंट थे। प्रत्येक मंजिल पर 4 अपार्टमेंट दाईं और बाकी के 4 अपार्टमेंट बाईं ओर थे और बिल्डिंग के बिल्कुल सेंटर में यानी कि मध्य में सीढ़ियां थी। सारे अपार्टमेंट पूरी तरह से रेडी थे और बैचलर्स के लिए स्वर्ग जैसा था क्योंकि किसी भी तरह का फर्नीचर खरीदने की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं थी। मुझे 3rd फ्लोर पर लास्ट अपार्टमेंट मिला था जिसमें रहना बहुत आरामदायक था, लेकिन गर्मियों के दौरान थोड़ा परेशानी होती थी क्योंकि सभी लकड़ी के फर्नीचर और बिस्तर काफी गर्म हो जाया करते थे। अपार्टमेंट का डिजाइन कुछ इस प्रकार का था कि मेन डोर से इंटर करने पर दाईं ओर एक बड़ा और लंबा लिविंग रूम था और अपार्टमेंट के अंत में एक बालकनी थी। बाईं ओर एक रसोई घर था और उसके दीवार के साथ लगा एक बाथरूम, एक छोटा अलग टॉयलेट और अंत में एक बड़ा सिंगल बेडरूम था। जैसे ही आप बेडरूम के दरवाजे से रूम में एंटर करेंगे, उसके ठीक सामने वाली दीवार पर एक बड़ा सा क्लोसेट देख सकते थे जिसकी लकड़ी के दरवाजे लगभग 7 फीट लंबे थे और दीवार के बाकी हिस्सों में एक विशाल खिड़की थी जो बेडरूम में हवा और रोशनी के लिए माकूल थी। वहां के सारे अपार्टमेंट ठीक इसी डिजाइन से बनाए गए थे। तीसरी मंजिल पर उस आखिरी अपार्टमेंट में लगभग मुझे 2 साल तक अकेले रहना था। शादी के बाद भी मैं वहां रहना जारी रखा क्योंकि यह पहले से ही सुसज्जित था और मेरी पत्नी को भी लगा कि यह अपार्टमेंट छोटे परिवार के लिए काफी अच्छा है। 2 साल तक रहने के बाद मैंने शादी की और शादी के कुछ महीने बाद की बात है कि मेरी सास कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रहने के लिए आई थी। ये लगभग मई जून की बात होगी। इस समय गर्मियां बहुत होती हैं। उस समय इलेक्ट्रिसिटी शटडाउन भी बहुत होते थे। लाइन कट होने के समय हम या तो ठंडी हवा के लिए पीछे बालकनी में बैठते थे या गलियारे में सामने के दरवाजे के बाहर बैठते थे। अपार्टमेंट का डिजाइन ऐसा था कि कोई केवल सिर्फ सामने के दरवाजे से प्रवेश कर सकता था और अगर बालकनी का दरवाजा बंद हो जाए तो सामने के दरवाजे को छोड़कर कोई भी निकास नहीं था। हमारे नीचे सीधे ग्राउंड फ्लोर के अपार्टमेंट में एक आर्मी ऑफिसर, उसकी पत्नी और उनकी 14-15 साल की बेटी रहती थी। उस दौरान परिवार में उनके साथ 2-3 रिश्तेदार भी थे जो नॉर्थ स्टेट से आए थे। एक बार उन्हें यानी कि आर्मी ऑफिसर को आधिकारिक काम से कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा, इसलिए उनके घर में उनकी पत्नी, बेटी और उनके रिश्तेदार थे। एक शाम मैं और मेरी पत्नी और मेरी सासू माँ मुख्य दरवाजे के सामने गलियारे में कुर्सियों पर बैठे हुए थे। हमने बालकनी का दरवाजा भी खुला रखा था ताकि ठंडी हवा अपार्टमेंट को कुछ ठंडा कर सके। उस दिन इलेक्ट्रिसिटी शटडाउन था। अचानक हमने ग्राउंड फ्लोर से किसी की जोर जोर से चीखने की आवाज सुनी। आवाज सुनते ही मैं तुरंत खड़ा हुआ और देखने के लिए नीचे झुका। मैंने देखा कि आर्मी ऑफिसर की वाइफ चिल्ला रही थी। उनके घर में एक चोर घुस गया था और उन्हें तुरंत मदद की जरूरत थी। सेना के अधिकारी का पूरा परिवार अब मुख्य दरवाजे के बाहर था। उनकी चीख पुकार सुनकर मैं जल्दी से नीचे की ओर भागने लगा और दूसरे अपार्टमेंट से अपने दोस्त को बुलाया और हम कुछ ही मिनटों में आर्मी ऑफिसर के अपार्टमेंट के बाहर पहुंच गए। आर्मी ऑफिसर की पत्नी ने हमें बताया कि वे सभी शाम से बिजली बंद होने के कारण घर के बाहर बैठे हुए थे और वह अपने रिश्तेदारों के लिए पानी लाने के लिए घर के अंदर गई। अभी वो घर के अंदर पहुंची ही थी कि उन्होंने अपने बेडरूम के दरवाजे के पास सफेद शर्ट और सफेद पैंट में एक आदमी को देखा। इससे वो बहुत जरा डर गई और वहां डर के कारण एक शब्द भी अच्छे से बोलने में असमर्थ थी। उन्होंने हमें बताया कि वह आदमी उनको घूर कर देख रहा था। कुछ देर तक उस व्यक्ति ने घृणा से भरी निगाहों से इन्हें देखा और उनसे कुछ कहा, जिससे वह समझ नहीं पाई और अचानक पीछे मुड़कर बेडरूम में वो चला गया।
बेडरूम में सीधे चलकर वह अलमारी में घुस गया। उन्हें नहीं पता था कि वह आदमी घर में कैसे घुस गया था, क्योंकि पूरा परिवार घर के सामने बैठा था और बालकनी का पिछला दरवाजा भी बंद था। डर और भय के साथ उन्होंने तीखी चीख पुकार मचाई और सामने के दरवाजे से बाहर निकल गई और सामने के दरवाजे को तुरंत बंद कर दिया, ताकि वह आदमी जो अंदर घुसा हुआ था चोर बनकर वो बच न सके। हम सब उन्हें भय से कांपते हुए साफ महसूस कर सकते थे। हम सभी ने अपार्टमेंट में प्रवेश करने और उस चोर को पकड़ने का फैसला कर लिया, क्योंकि उसके पास भागने का और कोई रास्ता नहीं था। हम सभी ने लाठी डंडों से लैस होकर दरवाजा खोला और अंदर घुस गए। हमारा एक दोस्त के पास सर्च लाइट्स भी थी, जिसे उसने अंधेरे में घर में घुसते ही जला दिया। अंदर जाते ही हमने देखा कि पीछे के दरवाजे के सामने रखा फ्रिज अभी भी वहीं था। इससे हम सबको यह यकीन हो गया था कि घुसपैठिया अभी भी अंदर है। जैसा कि हमने लिविंग रूम, रसोई, बाथरूम और बाथरूम को देखा, पर हमने पाया कि वो सभी खाली थे। घर में एकमात्र देखने के लिए बेडरूम बचा था। जैसे ही हम टॉर्च को बेडरूम में ले गए, हम देख सकते थे कि यह भी रूम खाली था। हम उस रूम में पलंग के नीचे, कुर्सी के पीछे और हर वह जगह जहां पर वह छुप सकता था ढूंढते रहे। वहां हम यह सुनिश्चित करने के लिए खोजे कि कोई है तो नहीं यहाँ पर उस घर में तो कोई था ही नहीं। ये तो वह एक भ्रम था या फिर ये एक भूत। यही कारण है कि यह बात हम पर हावी हो गई कि घुसपैठिया एक भूत हो सकता है। आर्मी ऑफिसर की पत्नी को यकीन नहीं था कि उनके घर के अंदर कोई नहीं था, इसलिए हम उन्हें भी अपने साथ ले गए और उन्हें समझाने के लिए छिपने की हर जगह की जांच की। हमने खुद को आश्वस्त किया कि अंधेरे घर में आर्मी ऑफिसर की पत्नी की आंखें धोखा खा गई होंगी और वह खुद की साया को देखकर डर गई होंगी और किसी की कल्पना उन्होंने कर ली होगी खुद ही का साया देखकर। और वैसे भी उनके घर में कोई नहीं था, तो वहां पर कैसे चोर हो सकता था। उसी अपार्टमेंट के तिरछे वाले क्वार्टर में हमारा एक और अच्छा दोस्त रहता था। हम उसे सिकी कहकर पुकारते थे। वो काफी हेल्थी और काफी जिम भी करता था। स्पष्ट रूप से वह एक ऐसा आदमी था जो डर नहीं सकता था। वो उस अपार्टमेंट में लगभग 1 साल से अकेले रह रहा था। उपरोक्त घटना के कुछ महीने बाद लगभग रात के 2 बजे सिकी अपने घर से दौड़ता हुआ बाहर निकला और बगल के अपार्टमेंट के दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने लगा। इस अपार्टमेंट में भी हमारा दोस्त रहता था। उसने हमें फोन करके बताया कि सिकी बहुत डरा हुआ है और जोर जोर से रो रहा है। जब हम उसे देखने गए तो हमने देखा कि सिकी डर से कांप रहा था और उसका पूरा शरीर पसीने में तरबतर था। सिकी एक शब्द भी नहीं बोल सकता था और ऐसा लग रहा था कि उसे कार्डियक अरेस्ट हुआ है। हम उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल लेकर जाने के क्रम से सिकी बेहोश हो गया था। उसे अगली सुबह होश आया। तब सिकी ने हमें रात की घटना दोहराते हुए बताई और फिर से रोने लग गया। उसने हमें बताया कि वह बड़े आराम से अपने बेड पर सो रहा था। तब उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। यह सोचकर कि यह उसका सपना है, वह नहीं उठा, लेकिन फिर उसे आवाज सुनाई दी और उसने अपनी आंखें खोली और इधर उधर देखा। तभी उसकी नजर उसके ठीक बगल में खड़े एक छाया पर पड़ी और वह उसे गौर से देखने लगा। इससे पहले कि वह उठ पाता, वह छाया उसके सीने पर आकर बैठ गई और उसका गला दबाने लगी। उसने सिकी को इतने जोर से पकड़ रखा था कि सिकी कुछ कर ही नहीं पा रहा था। सिकी को यह विश्वास हो गया था कि अब वह मरने वाला है कि तभी वह छाया सिकी को छोड़कर कहीं गायब हो गई। जिस क्षण उसने उसको छोड़ा, सिकी तुरंत बिस्तर से कूदकर दरवाजे से बाहर निकल गया और मदद के लिए बगल वाले दोस्त के दरवाजे तक पहुंचा। सिकी इस घटना से इतना घबरा गया कि उसने मद्रास से अपना ट्रांसफर अपने गृह राज्य केरल के पास दूसरे R&D केंद्र में करवा लिया। हम यह सोचकर हैरान रह गए कि क्या महिला ने जो छाया देखी थी और सिकी ने जो अनुभव किया था, क्या वह एक ही था या अलग अलग आत्माएं। ये तो आज तक मालूम नहीं पड़ सका, लेकिन उस अपार्टमेंट में कोई ना कोई बुरी बला या आत्मा जरूर मौजूद थी।